बीरेन जी भी आज असेंबली का हिस्सा थे, आज देख रहे थे सब कुछ। तो बीरेन जी, आज का क्या फीडबैक है, लोगों ने किस तरह से लिया आज की सदन की कार्रवाई को, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर? आज मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों आमने सामने हो गए और बड़ा विकट बात और संवाद चला। देखिए, एक चीज ये है कि अगर संख्या बल मजबूत हो तो फिर सत्ता पक्ष का डटकर मुकाबला विपक्ष कर सकता है। आज के सदन में एक चीज ये भी दिखी, क्योंकि अखिलेश यादव के पास 100 से ज़्यादा विधायक हैं, बसपा है, कांग्रेस है, आरएलडी है और तमाम सारे दल भी हैं। तो वो नेता विपक्ष की जो भूमिका है उसमें वो आए, आज काफ़ी अग्रेसिव थे। और कल जो पुलिस ने उनको रोका, कल सदन न आने का जो नाराज़गी थी वो भी शायद उनके भाषण में दिख रही थी। लेकिन आज उन्होंने निशाना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को बनाया ज़्यादा। अखिलेश का इससे पहले एक बार एक और डिप्टी सीएम केशव मौर्य से बहुत भिड़ंत हो गई थी, आज उनके निशाने पर पाठक जी थे। लेकिन इसके इतर अगर आप देखें तो वाद विवाद आज इस मायने में अच्छा रहा कि आज अस्पताल की बात हुई, आज एम्स की बात हुई, आज विकास की बात हुई और दोनों ने, मुख्यमंत्री ने भी डटकर जवाब दिया और बताया कि 4 बार मुख्य सरकार रहने के बावजूद समाजवादी पार्टी में क्या क्या खामियां थी उनकी सरकार में और कहां कमियां रह गई। और अब वो उनको 10 साल के लिए मौका मिला है, उनके पास अपना एक रोड मैप है, उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। देखिए, सियासत में परसेप्शन, संघर्ष या फैसला या तो सदन में हो या सड़क पे हो, और जो पार्टी विपक्ष में है उसके पास तो खाली सदन बचता है और सड़क। और इन दोनों का अगर सही इस्तेमाल होगा तभी जो प्रदेश की या देश की सरकार होगी, जो सत्ता में बैठी सरकार होगी, वो भी अपने दाएं बाएं देखेगी कि हमारी गाड़ी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, अन्यथा वो उसको आलोचना झेलनी पड़ जाती है। आप देखिए कि आज अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को छापा मार मंत्री कह दिया, कहा कि छापा मारते हैं लेकिन परिणाम कुछ नहीं आता, और उनके लिए कहा कि भाई आप लोग मेडिकल कॉलेज तमाम बनवाने का दावा करते हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कुत्ता घूम रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, डायलिसिस यूनिटें नहीं चलती हैं, कोरोना काल बीता, वेंटिलेटर तमाम आए वो नहीं चलते हैं, इंसेफेलाइटिस पे बात हुई, तमाम सारे मुद्दों पर उन्होंने घेरा सरकार को खूब, और सरकार भी चुपचाप सुनती रही। एक तरह से कहा जाए चैलेंज कबूल किया। जो चैलेंज कबूल करते हैं फिर वो जवाब देते हैं, वो अपनी बातें रखते हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात समस्या यह है कि जो भी दल सत्ता में होता है वो पिछली सरकार की कमियां गिनाता है। अपनी अगर उसकी कमी की ओर बात करेंगे तो वो पुरानी बात पे आ जाता है। लेकिन सत्ता पक्ष का रहना जरूरी और विपक्ष का लड़ाई जरूरी इसलिए हो जाती है कि अगर कुछ कमियों पर, विपक्ष की आलोचनाओं पर सरकार ध्यान देगी तो उसका फायदा अंततोगत्वा जनता को मिलता है। और एक नया सदन के अलावा भी एक समीकरण आज बना। अखिलेश के प्रति मायावती के दिल में जो कहा जाए उनको रोका गया, उसके प्रति थोड़ा से विपक्ष को लेकर मायावती ने इस बात को, सत्ता पक्ष की आलोचना की कि विपक्ष के प्रदर्शन को रोकना नहीं चाहिए। मायावती का अखिलेश के प्रति इस तरह से नरम रवैया ये उत्तर प्रदेश की सियासत में तमाम सारे सवाल खड़े करता है, तमाम सारे संभावनाएं पैदा करने लगा है। और अभी 2024 का चुनाव होने वाला है। हाँ, ये अचानक से प्रेम कैसे उमड़ा ये मुझे भी समझ में नहीं है। एक के बाद एक 3 ट्वीट आए और विपक्ष का समर्थन, वो भी मायावती ने वो भी खुलकर, और बीजेपी को तो आज बहुत भला बुरा कह दिया। ये कैसे, ये क्या कॉम्बिनेशन है? एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं फिर मायावती को बताऊंगा, आप सुनिएगा। कि जिंदगी का एक बहुत कड़वा मजाक है, वो ये है कि हर आदमी की अपनी अपनी चाहत है। नेता सत्ता चाहता है, ऐसे हर पैसे के लोग अलग अलग चीज़ें चाहते हैं। वकील चाहता है कि हम किसी विवाद में पड़ें, चिकित्सक चाहता है कि हम बीमार पड़ें, पुलिस चाहती है कि हम कुछ अपराध करें, अध्यापक की नज़रों में तो स्टूडेंट पैदाइशी बेवकूफ़ हैं, कफन बनाने वाला चाहता है कि लोग खूब मरें। बस एक चोर है ब्रजेश जी
जो चाहता है कि हम खूब चैन से सोएं और हम खूब धनवान रहें। तो हमारे देश में लोगों की बड़ी अलग अलग विचित्र विचित्र इच्छाएं हैं। तो बहन जी की और कौन सी इच्छा जग गई अचानक? अब आप 2019 का रिजल्ट देखिए और 2014 का रिजल्ट देखिए लोकसभा का। 14 में मायावती का 0 हो गया लोकसभा में, 19 में मायावती और अखिलेश मिलकर लड़े तो मायावती आज 10 सांसद लेकर बैठी हैं सदन में। तो मायावती इस बात को जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की एकता पर अगर जोर नहीं रहेगा, वोट बिखरेगा, तो बीजेपी उसको फायदा उठा लेगी। एक तरफ नीतीश कुमार का प्रादुर्भाव हुआ, उत्तर प्रदेश में माना गया कि सारे दल एक साथ नहीं आ सकते। कांग्रेस, अच्छा, ये कोई पॉसिबिलिटी है कि मायावती और अखिलेश यादव मिलकर लड़ सकते हैं 2024 का? ऐसी कोई बड़ी बात पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई जानी दुश्मन थोड़ी है कोई। अब जब वो तो मुलायम सिंह के गेस्ट हाउस कांड के बाद जब अखिलेश और मायावती मिल गए तो अब तो अलग हुए हैं, तो प्रेम मोहब्बत के साथ हुए हैं। अब कहाँ कौन सा उसमें दूरी है, जब चाहे मिल ले। अब उसमें दिल्ली वाली CBI, एजेंसी ED क्या करेंगी फिर? चुप थोड़ी बैठेंगी जी। दिल्ली वाली एजेंसी, चुप बैठेंगी? मिलो, अभी बताते हैं 2 घंटा। CBI, ED और इनकम टैक्स से मिले दिए तब तो बात है, बाकी तो भगवान जाने। देखिए, कंक्लूड करेंगे। आज देखिए किस तरह से सदन में बात आई स्वास्थ्य की, जिसमें पाठक जी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी अपने विभाग को लेकर, उस पर भी अखिलेश यादव ने हमला बोला। ब्रजेश पाठक को अगर जवाब देने का मौका मिलता तो शायद नज़ारा कुछ और होता, तो आनंद कुछ और भी मिलता। लेकिन आज शायद वो आगे जवाब दें, कभी उनको मौका मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि अखिलेश ने एक टारगेट, एक कहा जाए एक विभाग पर आज उन्होंने इस तरह से करारा प्रहार कर दिया कि पूरी सरकार उसके घेरे में आ गई। मुझे लगता है पिछले सत्र में केशव मौर्य उनके निशाने पे थे और इस सत्र में ब्रजेश पाठक। जी बिल्कुल। तो ये तो सियासत में चलता रहता है, लेकिन वो नेता विपक्ष हैं। और अभी आपने सुना भी कि एक मौका सबको देती है सियासत, हो जीवन हो, जो जहां पर है सबको जीवन में मौके मिलने चाहिए, मिलते रहे हैं। तो जिसने अपनी बारी में बेहतर काम किया उसको लोग याद रखें। सियासत में यही चीज़ें काम आती हैं। मगर सरकारें कितना सच बोलती हैं, सियासत में बैठे लोग कितना सच आरोप लगाते हैं, इन सब पर अदम गोंडवी की एक लाइन है, सुनिएगा कि मैंने अदब से हाथ उठाया सलाम को और समझा उन्होंने कि इससे खतरा है निजाम को, और चोरी न करे, झूठ न बोले तो क्या करे, चूल्हे पर वसूल पकाएगी सरकार क्या शाम को। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।